नमस्ते विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हमने अपनी लास्ट क्लास में मैप के बारे में पढ़ा था। हमने इसमें ये जाना था कि जो चेंजेस है वो टाइम के साथ होते आ रहे हैं। जैसे कि जो एक मैप था वो बहुत पुराना था, उसके बाद में दूसरा मैप आया वो उससे 600 साल पुराना था, मतलब वो 1720 में बना हुआ था। तो उन दोनों में काफ़ी चेंजेस थे, बदलाव थे। उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो पहले वाले मैप की जो चीज़ें थी वो दूसरे वाले में काफ़ी हद तक चेंज थी, अलग थी। तो हमें से ये पता चलता है कि जो चेंजेस है, जो परिवर्तन है, वो हमारी पृथ्वी का नियम है और वो होता आ रहा है समय के साथ में। तो ये जो एरिया के हिसाब से जो चेंजेस थे वो तो हमने जान लिए, लेकिन जो हमारी भाषाएं थी उनमें कैसे बदलाव हुए, उनके अर्थों का कैसे चेंजेस हुआ, ये जो चीज़ है वो हम आगे रीड करेंगे। न्यू एंड ऑल्ड टर्मिनोलॉजीज़। टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब होगा आपके शब्दावली, मतलब जो भाषा हम लैंग्वेज बोलते हैं, हम जो भी लैंग्वेज यूज़ में ले रहे हैं बोलने के लिए या किसी से बात करने के लिए, तो उस लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग, उनका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। भाई हम काफ़ी ऐसे वर्ड होते हैं, आज हम जैसे कि हम राजस्थान में रहते हैं, अगर हमारे कोई ऐसे वर्ड है, अगर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उस वर्ड का कोई दूसरा मीनिंग हो सकता है वहाँ पर, मतलब वर्ड सेम है पर उसका जो मीनिंग है वो क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। हम आज इसके बारे में रीड करते हैं। इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम। अगर हम इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो जो चेंजेस हैं वो टाइम टू टाइम होते आ रहे हैं। तो व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। तो जो भाषा और अर्थ हैं उनका क्या हुआ। तो भाई जैसे कि जो चेंजेस हैं वो इंफॉर्मेशन के जो चेंजेस है, सूचना है, जैसे सूचना मिलने वाली कि उस समय पर यहाँ पर ये चीज़ होती थी, यहाँ पर ये चीज़ होती थी, तो वो टाइम के साथ में बदलते आ रहे हैं। तो भाषा और उनके अर्थों का क्या हुआ। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज कंसिडरबली ओवर द ईयर्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल का मतलब होगा आपके ऐतिहासिक, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उन्हें बोलते हैं हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स होते हैं, पुराने जो रिकॉर्ड्स होते हैं, अगर उनके हिसाब से देखें तो जो लैंग्वेज है वो कई सालों से चेंज होती आ रही है, मतलब भाषा जो समय समय पर क्या होती आ रही है, बदलती आ रही है, चेंज होती आ रही है। मेडिवियल पर्साइन फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मध्य फारसी, अगर उदाहरण के लिए पर्साइन का मतलब होता है फारसी, तो आप अगर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं मेडिवियल पर्साइन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्साइन, कि जो आज की जो फारसी भाषा है उससे जो मेडिवल पर्साइन, जो मध्य युग की फारसी भाषा थी, उससे काफ़ी अलग है। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी। यह जो डिफरेंस है केवल ग्रामर और वोकेबलरी तक ही नहीं है, मतलब जो ग्रामर क्या होता है, ग्रामर भी आप जानते हो, इंग्लिश में आप पढ़ते हो ग्रामर, जो ग्रामर के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। तो भाई ग्रामर और वोकेबलरी यानी बोलचाल की भाषा में यूज़ लेने के अलावा भी इसमें काफ़ी चेंजेस है। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। इन शब्दों के जो अर्थ है वो समय के साथ चेंज होते आए हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल के लिए एक शब्द लेते हैं हिंदुस्तान। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। आज हम इसे किस नाम से समझते हैं, इंडिया। द मॉडर्न नेशन स्टेट, एक नेशन स्टेट के नाम, मतलब आधुनिक नेशन स्टेट, मतलब आधुनिक राष्ट्र राज्य के नाम से हम जानते हैं ज़्यादा। When the term was used in the 13th century by Minaz-e-Shiraz, a chronicler who wrote in Persian, लेकिन 13वीं शताब्दी में एक मिनाज-ए-सिराज मतलब एक फारसी व्यक्ति ने अपने जो इंडिया को क्या नाम दिया था, हिंदुस्तान नाम दिया था। उसने किस आधार पर इसे हिंदुस्तान नाम दिया था। He meant the area of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna। उसका अर्थ ये, मतलब उसने जब अपने देश को हिंदुस्तान नाम दिया तो उस समय हिंदुस्तान का अर्थ होता था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के मध्य का स्थान, मतलब इन जो नाम लिए मैंने उनके स्थान से घिरा हुआ क्षेत्र। He used the term in a political sense for land that were a part of the dominions of the दिल्ली सुल्तान।
और अगर इसे राजनीतिक अर्थ से, पॉलिटिकल सेंस से देखा जाए तो वह क्षेत्र या वह लैंड्स जो कि दिल्ली सुल्तान के अंडर में आते थे, मतलब जिन क्षेत्रों पर दिल्ली सुल्तान का कब्जा था, मतलब जहाँ का वो शासक था, रूलर था, तो उन क्षेत्रों को क्या कहा गया, हिंदुस्तान कहा गया। द एरिया इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। इसके साथ में जो उसके एरिया है, उसका जो दिल्ली सुल्तान का जो एरिया था वो समय के साथ बढ़ता गया, तो उन जो एरियाज़ को भी क्या नाम दिया गया, हिंदुस्तान नाम दिया गया। लेकिन इसके अंदर साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि वो तो सिर्फ दिल्ली सुल्तान के अंडर में आने वाले एरिया को ही क्या मान रहा था, हिंदुस्तान मान रहा था। बाय कॉन्ट्रास्ट, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitant of the subcontinent। इसी के अलावा जो 16वीं शताब्दी 13वीं सेंचुरी में तो मैंने सिराज ने बताया था हिंदुस्तान, लेकिन 16th सेंचुरी में बाबर ने अपने भारत को हिंदुस्तान नाम किस अकॉर्डिंग दिया था, यहाँ की जोग्राफिकल स्थिति देखकर, फौना यानी पेड़ पौधों की जो वनस्पतियों को देखकर, इसके अलावा यहाँ के कल्चर को, संस्कृति को देखकर उसने हमारे उपमहाद्वीप को क्या नाम दिया था, हिंदुस्तान नाम दिया था। As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind। अगर हम इस चैप्टर में देखते हैं तो हमें से पता चलता है कि जो अमीर खुसरो ने 14th सेंचुरी में एक वर्ड यूज़ में लिया था हिंद, यह उससे काफ़ी क्या है, सिमिलर है, मिलता जुलता है। भाई हिंदुस्तान, तो हिंद से मिलकर ही हिंदुस्तान बनाना, इसलिए। तो while the idea of geographical and culture entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today। इसलिए भारत को संस्कृति, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, नेशनल जितने भी अर्थों के साथ में अगर कोई नाम दिया गया तो वो दिया गया इंडिया, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा नाम है जिसमें पहला था वो सल्तनत के हिसाब से था, दूसरी बार नाम दिया बाबर ने तो वो यहाँ की कल्चर या भौगोलिक स्थिति के बारे में दिया, वो पॉलिटिकल और नेशनल के अर्थ में उसने ये नाम नहीं दिया था। Historians today have to be careful about the terms they use because they mean different thing in the past। हिस्टोरियन, हिस्टोरिकल यानी तो होता है ऐतिहासिक, और हिस्टोरियन मीन्स होगा आपके जो इतिहासकार होते हैं वो। तो हिस्टोरियन जो भी वर्ड्स यूज़ में लेते हैं वो बड़ी केयरफुली तरीके से लेते हैं, क्योंकि क्या पता जिस शब्द का वो यूज़ ले रहे हैं पास्ट में उसका मीनिंग, उसका अर्थ कुछ अलग रहा हो, उसका मीनिंग कुछ डिफरेंट रहा हो। टेक फॉर एग्जाम्पल ए सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। एग्जाम्पल के लिए हमने वर्ड लिया फॉरेनर। इट इज़ यूज टूडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। आज के समय में हम इस वर्ड का क्या अर्थ निकालते हैं कि जो इंडिया का नहीं है, मतलब बाहर से आया हुआ, इंडिया में नहीं रहता। इन द मेडिवल पीरियड ए फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर से इन ए गिवन विलेज। लेकिन मध्य युग में फॉरेनर किसे कहा जाता था, जो गांव वालों के लिए अजनबी हो, भाई जिसे गांव वाले जानते ना हो, अजनबी हो, उसे वो लोग क्या कहते थे, फॉरेनर कहते थे, विदेशी कहते थे। समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, जो कि उनकी सोसाइटी और उनके कल्चर का हिस्सा या पार्ट ना हो। In Hindi, the term परदेसी might be used to describe such a person and in Persian अजनबी। हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं, परदेसी कहते हैं, और मतलब कि जो भारत में रहने वाला है वो तो क्या होगा, वो परदेसी होगा, तो दूसरे देश का वो है विदेशी, और उसे फारसी में क्या कहते हैं, अजनबी। ए सिटी डेवलपर therefore might have regard a forest developer as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other। उनके लिए जो दूसरे शहरों से आता था, दूसरे नगरों से आता, दूसरे जगह से आता था, वो उनके लिए फॉरेनर था, लेकिन उनके गांव में रहने वाला व्यक्ति, उनके साथ रहने वाला व्यक्ति, उनकी कास्ट का व्यक्ति कभी भी फॉरेनर नहीं होता था। Even though they may have had different religion और caste background,
जो भी व्यक्ति अलग मतलब कि उनके गांव में रहने वाला व्यक्ति जो अलग कास्ट, अलग धर्म, रिलीजियस से मतलब कि जो बिलोंग नहीं करता था, वो ही उनके लिए उनका अपना होता था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह से आता था, दूसरे गांव से या शहर से आता था, तो वो उनके लिए फॉरेनर बन जाता था। जैसे कि आज हमारे लिए फॉरेनर कौन है? हमारे लिए फॉरेनर है जो कि दूसरे देश से आता है, जो दूसरी कंट्री से आता है। आज हम दूसरे स्टेट से अगर कोई व्यक्ति अपने स्टेट में आता है तो हम उसे फॉरेनर नहीं कह सकते। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्स।